फॉर एनालिसिस जो है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट स्टेप इसमें जो होता है कि whenever you get start the sample preparation for analysis, तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जितना भी सैंपल मिलता है आप उसको वे करें कि कितने ग्राम सैंपल जो है, ये सैंपल साइज जो होता है ना, ये हमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन के लिए ये रिक्वायर्ड होता है, बिकॉज जनरली हम इसको सैंपल को जो है इसको हम यूज करते हैं जब हमने इसमें एनालाइट्स की कंसंट्रेशंस को फाइंड आउट करते हैं, तो हम मिलीग्राम्स पर ग्राम पर 100 ग्राम्स या पर 1000 ग्राम्स जो है इसको एस्टिमेट करते हैं या फाइंड आउट करते हैं। इसलिए हमें सैंपल जो भी आपका अवेलेबल हो उसको आपने यूज करना है, इसको आपने सबसे पहले ये करना है कि आपको 100 ग्राम सैंपल्स मिला है, 2 ग्राम्स मिला है, 5 ग्राम्स मिला है, whatsoever that is going to be used. अब इसके बाद आप देखें कि जब भी आपने इसको सैंपल को वे करना है, तो आपने जो बैलेंस यूज करना है, कोशिश आपने करनी है कि वो एक एनालिटिकल बैलेंस हो और उसकी जो सेंसिटिविटी हो दैट इज अप टू दैट ऑफ द 0.1 मिलीग्राम, मतलब है मिलीग्राम्स में वो 0.1 मिलीग्राम तक सेंसिटिविटी शो करे, ग्राम्स में ना वे करने वाला बैलेंस हो। जिस तरह से हम तराजू में चीजों को तोलते हैं वो वाला सैंपल जो है वो हम, या इसमें ट्रिपल बीम बैलेंस जो है, नो डाउट आजकल इतने ज्यादा उसके भी डिजाइन और उनकी मेक्स हैं कि वो अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन आप लोगों ने एक सेंसिटिव बैलेंस यूज करना है वेइंग के लिए। और जब भी आपने सैंपल लेना है, whatsoever is your sample, that is the you take the sample as the dried sample. तो आपको जब कभी भी आपने प्रोसेस करना है तो आपने सैंपल को ड्राई करना है, क्योंकि आपने जो उसके सॉलिड कंटेंट्स या उसका जो एनालाइट के कंटेंट्स है ना, जो सैंपल्स के आपने ड्राई वेट बेसिस पे आपने उसको रिजल्ट्स को कोड करना होता है। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ इमरजेंट नीड फॉर द ड्राइंग ऑफ द सैंपल। सैंपल इज ड्राइड इन एन हीटिंग ओवन। तो हीटिंग ओवन जो होता है एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जिसके अंदर sample is placed at the तो जो हमारे पास ड्राइंग ओवन होता है इसका टेम्परेचर जो है मैक्सिमम, जो इसकी कैपेसिटी होती है ना, ये जो डिफरेंट डिजाइन होते हैं उसके अंदर उसकी कैपेसिटी डिफरेंट होती है। जनरली इसको 120 तक इसको मैक्सिमम हीट इसमें सैंपल को किया जा सकता है। कुछ ओवन्स होते हैं जिसको 150 या 170 तक हम ड्राई कर सकते हैं। तो सैंपल जो है वो उसको ड्राई करने के लिए इसको ओवन में रखा जाता है। ओवन जो है उसको 1 to 2 आवर जो है इसको रखा जाता है इसमें। इसका हमें अंदाजा इस तरह से हो सकता है, सुबह की क्लास में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बच्चे ने किया कि हाउ वी कम टू नो कि दैट सैंपल हैज बीन कंप्लीटली ड्राइड। तो जब सैंपल रीच्ड एट द कांस्टेंट वेट, हम 3-4 दफा उसको वे करके देख लेते हैं आया ये इसके वेट में कोई वेरिएशन आ रही है। अगर तो वेट कम हो रहा हो इसका मतलब है अभी स्टिल इसमें मॉइस्चर है। बट जब सैंपल का वेट जो है वो 2 to 3 आवर्स के बाद या 1 to 2 आवर्स के बाद जो है ये कांस्टेंट हो जाए, तो हम इसको वी स्टॉप इट हीटिंग। फिर उसमें हम सैंपल जो होता है इसको डेसिकेटर में रखते हैं। डेसिकेटर जो है ये एक हमारे पास लेबोरेटरी आइटम होता है जिसमें हम जो के स्लाइडिंग उसका एक उसके ऊपर एक लिड होता है, जब हम उसको स्लाइड करते हैं तो वो ओपन हो जाता है, फिर हम उसमें से अपना सैंपल लेते हैं। उसकी हमने एनालिसिस सैंपल के लिए बनाने के लिए जितनी भी क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड हो, 1 ग्राम हमें लेना है या हमें 10 ग्राम्स लेना है, तो दैट इज गोइंग टू बी, या हमने उसके मिलीग्राम्स लेने हैं, हमने
उसका स्टॉक सोल्यूशन बनाना है, व्हाटसोएवर दैट इज आवर रिक्वायरमेंट, उसके मुताबिक जो है वो हमने डेसिकेटर को ओपन करना है, उसमें से निकालना है, उसको वे करना है, फिर हमने उसको सेव कर देना जो है। ठीक है, अब इसमें ये चीज हमें कितना सैंपल लेना है, ये इस चीज पे डिपेंड करेगी कि अगर हमारे सैंपल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट वी आर गोइंग टू बी एनालाइज्ड दैट आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, तो फिर हम इसके लिए हम ज्यादा क्वांटिटी इसकी हम अगर थोड़ी क्वांटिटी भी ले लेंगे तो इट विल बी मोर देन एनफ जो है। वाइल अगर हमारे पास हमने माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स लेने हैं तो ट्रेस जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है तो उसके लिए हमें काफी ज्यादा अमाउंट में सैंपल जो है वो रिक्वायर्ड होगा। और हम इसमें जब सैंपल प्रिपेयर करते हैं तो वी टेक दैट ऑफ दी वी प्रिपेयर सैंपल इन द रेप्लिकेट्स। ये जब आप लोग काम करते थे लैब में तो आपको बताया जाता है कि आपने जो भी काम करना है यू हैव टू प्रोसीड इट इन अ ट्रिप्लिकेट मैनर, यू रिपीट द एक्सपेरिमेंट थ्राइस। तो इसलिए आप इसकी प्रिसीजन या उसमें जो स्टैटिस्टिकल डाटा ऑब्टेन करने के लिए आपके पास जो है वो आपके डेटा पॉइंट्स इतने होने चाहिए कि आप उसकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन को डिफाइन कर सकें, उसको आप मोर रिलायबल रिजल्ट्स जो है दैट यू कैन ऑब्टेन इन दिस वे। अब इसमें एनालिसिस जो है दैट कैन बी परफॉर्म इन टू वे। नंबर वन इज दैट ये सैंपल इसमें जो है ना इट में बी डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव सैंपल। इस सैंपल को हम इस तरीके से एनालाइज करेंगे कि सैंपल या तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा या नहीं डिस्ट्रॉय होगा, मतलब है हम एक ही सैंपल को मुख्तलिफ टेक्निक्स के अंदर जो है हम यूज कर सकते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक में सैंपल कैन बी रीयूज्ड while in the destructive technique में हम एक तरह के एनालिसिस के लिए उस सैंपल को यूज करेंगे लेकिन बाद में हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म में वो सैंपल प्रेजेंट नहीं होगा। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक की जो एग्जांपल आपकी बुक में लिखी हुई है दैट इज एक्सरे फ्लोरेसेंस। अब आप लोग अपने कॉपी पेंसिल अपने हाथ में लिखें, एक्सरे फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन लिखें। एक्सरे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है इसके अंदर हम सपोज करें कि हमारे पास को हमने लेड की डिटर्मिनेशन करनी है इन पेंट, वी कैन यूज इट द lead contents by the X-ray fluorescence spectrometer। XRF स्पेक्ट्रोमीटर जो है या एक्सरे फ्लोरेसेंस जो है ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें सैंपल को बम्बार्ड किया जाता है विद an X-ray beam and the sample emits characteristic जनरली जो है ये इसमें मतलब है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल है एक्सरे फ्लोरेसेंस का। हमने हर एक एलिमेंट की एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज एक खास वेवलेंथ की एक्सरेज प्रोड्यूस करेगा। अगर लेड होगा, क्रोमियम होगा, कॉपर होगा, जिंक होगा, अगर वो सैंपल के अंदर प्रेजेंट होगा तो जो सेकेंडरी एक्सरेज होंगी उनकी वेवलेंथ जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे उस स्पेसिफिक एलिमेंट को। ये हमने ये नॉन डिस्ट्रक्टिव वे है और सैंपल एनालिसिस का मतलब है हम सॉलिड सैंपल को जो है वो एक्सरे बीम से एक्सपोज करेंगे तो उसमें से एक्सरेज इमिट होंगी। एनालिसिस टाइम खत्म होगा तो वी कैन रीयूज द सेम सैंपल फॉर द नेक्स्ट एनालिसिस जो है। ठीक है, जनरली हम जो सैंपल लेते हैं एनालिसिस के लिए वो सैंपल जो होता है दैट इज इन द सॉल्यूशन फॉर्म। अगर हमारे पास सैंपल जो है वो सॉलिड फॉर्म में होगा तो इसको डिसॉल्व कर लिया जाता है किसी भी सॉल्वेंट के अंदर। अगर हमारे पास इनऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रेजेंट है तो उसको हम डिफरेंट एसिड्स, रिडॉक्स एजेंट्स या कॉम्प्लेक्सिंग मीडिया के अंदर जो है कॉम्प्लेक्स मीडिया के अंदर जो है वो उसको हम डिसॉल्व कर लेते हैं। और अगर हमारे पास एसिड रेजिस्टेंट मटेरियल्स होंगे तो उसको हम
एसिड में डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे तो उसको हम फ्यूज कर लेंगे उन सैंपल्स को. फ्यूजन इज कैरिड आउट विद सम ऑफ द एसिडिक और द बेसिक सॉल्ट और इन द मोल्टन स्टेट. ठीक है. सो दैट्स व्हाई दे कैन बी सोलिबलाइज इन दैट ऑफ द डाइल्यूट एसिड्स और द वाटर. मतलब है सैंपल को हम किसी भी मीडिया के अंदर सपोज करें सोडियम कार्बोनेट है. ठीक है. इसकी नेचर जो है ये एसिडिक सॉल्ट है. सोडियम कार्बोनेट में जो है ना वो जो कंपाउंड होगा जो आपका सैंपल होगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू दैट ऑफ दी. जब हम उसको हीट करेंगे, हीटिंग का मतलब होता है कि उसको मोल्टन स्टेट में, फ्यूजन मींस द मोल्टन स्टेट ऑफ दैट ऑफ द कंपाउंड या आपका जो सैंपल है विद जब हम उसको फ्यूज करते हैं विद सोडियम कार्बोनेट तो इट कैन फॉर्म्स दैट ऑफ द एसिड सॉल्युबल कार्बोनेट्स. में सैंपल के कार्बोनेट्स बन जाएंगे एंड दे विल बी. ये आप लोगों की मुझे जरा टेक्स्ट करें. आप लोगों की क्लास में कितने टोटल लोग हैं? अच्छा. अब इसमें we are going to talk about the sample preparation for the analysis. तो इसमें नॉन डिस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव वे में हम सैंपल प्रिपेयर कर सकते हैं. जिस मेथड में हम सैंपल को रीगेन कर सकें. मतलब है एनालिसिस हो गया लेकिन सैंपल हमारे पास सेफ फॉर्म में हम उसको रीयूज कर सकें तो देन इट कैन बी कॉल्ड एज एंड ऑफ द. ये 58 में से आप लोग सिर्फ 29 के हैं तो बाकी आपके ये 50% अटेंडेंस है. इस तरह तो आप लोगों का काम नहीं चलेगा. अच्छा. अब इसमें आप लोग अपनी अटेंडेंस को जरा श्योर करें और अपने नेम्स और एजी नंबर के साथ क्लास में एंटर हुआ करें ताकि हमें कोई आपको कॉल करना पड़े तो हमें आपके नेम सामने हो जिससे हम आपको बाय नेम कॉल करें. अगर हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं और उसके अंदर हमने इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को फाइंड आउट करना है. जैसे हम सपोज करें कोई हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक दैट के आपके पास जो है वो प्लांट मटेरियल है जिसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रेजेंस होते हैं. उसके न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. तो प्लांट सैंपल में प्लांट टिश्यूज के अंदर जो है या हमारे पास पोल्ट्री सैंपल है, पोल्ट्री फीड सैंपल है तो दे कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक्स एंड इनऑर्गेनिक्स. तो उसमें से जो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स जब हमने उनके मेटल्स के कंटेंट्स को डिटरमिन करना होता है तो देन सैंपल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय टू वेज. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये आप लोग जब अपनी रिसर्च करोगे, आप लोग जो अपना फर्दर स्टडी करोगे, पीएचडीज करोगे तो आप लोगों को जो अपने आपके सैंपल्स हैं आप लोग जो भी नैनो पार्टिकल्स बनाओगे, नैनो कंपोजिट्स बनाओगे या न्यू मटेरियल जो आपकी डिपार्टमेंट का काम है उसके अंदर जो भी सिंथेसाइज होते हैं उसका जब एनालिसिस करना होता है तो देन दे आर going to be carried out by the conversion of that of the material into the liquid form. तो लिक्विड फॉर्म में उसको प्रिपेयर करने के लिए हम उसमें या तो ड्राई एशिंग करते हैं या हम उसमें वेट डाइजेशन करते हैं. ये दो बड़े इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं. आप लोग अटेंटिव होके इसको सुने. ये जो ड्राई एशिंग का मेथड होता है इसके अंदर हम मटेरियल या उसका जो भी ऑर्गेनिक पार्ट होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं सैंपल से बाय द combustion or that of the by heating of the sample. यानी कि वेट अमाउंट ऑफ द सैंपल जो होती है दैट इज प्लेस्ड इन. आप लोग अपनी नोटबुक्स पे इसको ना नोट करते जाओ जो मैं बोल रही हूँ. खुला है दरवाजा आजा. कि ड्राई एशिंग के मेथड में 1 to 2 grams of the sample that is placed in the
crucible ਸੈਕਸ਼ਨ and then it is placed in the furnace. फर्नेस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं. मफल फर्नेस जनरली हम यूज करते हैं. मफल फर्नेस के अंदर जो उसका लाइनिंग होता है ना, दैट इज रिमूव्ड. ये आप लोगों को मैं बुक से ही पढ़ा रही हूँ. आप लोग अपने बुक्स ओपन कर लें अगर आप लोगों ने उनके प्रिंट्स लिए हुए हैं तो उसको हाईलाइट करते जाएं. ये मैं आप लोगों को अगर प्रेजेंटेशन पे चलेगी ना तो वो सारे कंटेंट्स उसको कवर नहीं करेंगे, इसलिए मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर रही जो है ना. तो जो हमारे पास ड्राई एशिंग होती है इसमें 400 टू 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम उसको 2 to 3 आवर्स के लिए जो है हम हीट करते हैं. तो जब सैंपल को इतने आवर्स के लिए इसमें मुख्तलिफ सैंपल्स की प्रिपरेशन में मुख्तलिफ टाइमिंग्स अवेलेबल होते हैं. तो ये इस टेम्परेचर पे सैंपल के जितने भी ऑर्गेनिक कंटेंट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अप टू दैट ऑफ द 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे. बाकी टेम्परेचर पे जो है सैंपल जो होता है उसके अंदर दैट इज कन्वर्टेड टू इनऑर्गेनिक रेजिड्यू which is soluble in the dilute acid और water के अंदर वो dilute होता है. इसको हम ash कहते हैं. So that's why this method that is called as that of the dry ashing. ये मेथड जो होता है जिसको हम मफल फर्नेस यूज करते हैं, जिसके अंदर एक खास मटेरियल के ब्रिक्स लगे हुए होते हैं, जिस तरह एक भट्टी नहीं होती, तो उस तरह से जो है उसके अंदर वो इतना एक कांस्टेंट टेम्परेचर जो है हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं. और जब हमारा सैंपल उसमें रखा जाता है तो वो सैंपल जो है उसका ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन इनऑर्गेनिक मटेरियल इज टर्म्ड एज द ऐश. और वो ऐश जो होगी उसको जब हम प्लेस करेंगे, ऐश जो है उसको दैट कैन बी डिसॉल्व इन द वाटर. अगर वो वाटर में डिसॉल्व ना हो सके तो तब हम उसको किसी भी एसिड के अंदर डिसॉल्व करते हैं. उसको हम जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम स्टोर कर लेते हैं किसी भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर, और उसका वॉल्यूम जो है वो हम उसको वॉल्यूम को मेकअप कर लेते हैं अप टू दैट ऑफ द. जनरली आई रिकमेंड कि इसमें हम 25 ml या 10 ml की फ्लास्क लेते हैं. नहीं तो फिर अगर आप लोग उसमें कोई मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है तो आप उसको 50 ml तक भी डाइल्यूट कर सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या उसमें जो है वो ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सैंपल के हैं तो तब आप उसका डाइल्यूट नहीं करें. उसको आप सिंपल जो है वो 10 ml या 25 ml तक उसको आप डाइल्यूट कर लें ताकि वो रिजल्ट्स आपके पास कोई रीडेबल क्वांटिटी में आ जाए. जो दूसरा मेथड होता है दैट इज टर्म्ड एज दैट ऑफ द वेट डाइजेशन मेथड. वेट डाइजेशन मेथड के अंदर आपके सैंपल जो होता है दैट इज उसको वेट क्वांटिटी दैट इज प्लेस्ड इन एन एसिड और द मिक्सचर ऑफ एसिड उसको बीकर में डाल के keep it on a heating hot plate. हॉट प्लेट का टेम्परेचर जो होता है दैट इज अप टू दैट ऑफ दी 150 या 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको हम हीट करते हैं. स्लोली पहले हीट करते हैं अप टू द 50 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर उसको हीट करते हैं अप टू बॉइलिंग. इसमें आपने सैंपल का 1 या 2 ग्राम वेट क्वांटिटी ऑफ द सैंपल दैट इज प्लेस्ड इनटू द 50 आप कह लें या 40 ml of that of the concentrated acid ले रहे हैं. इसमें जनरली इसमें HCl या नाइट्रिक एसिड लिया जाता है. अगर कोई चीज इसमें डिसॉल्व ना हो तो then you can use that of the perchloric acid or that of the mixture of the HCl और नाइट्रिक एसिड. और फिर आप इसको स्लोली हीट करते हैं. फिर उसका तेज आप कर देते हैं. उसका हीटिंग जो लेवल होता है उसको आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वैसे स्लो हीटिंग पे जो अच्छी डाइजेशन होती है और सैंपल आपका जो होता है दैट इज गुड एनालिसिस. और फिर आप इसको जब आपका मटेरियल इन द बीकर दैट इज अप टू द नियर टू ड्राइनेस, ड्राई नहीं करना सैंपल को कंप्लीटली,
सैंपल के अंदर एसिड डाल के जो आपने उसको हीट किया है, जब वो सैंपल नियर टू ड्राइनेस आ जाए तो देन इट इज फिल्टर्ड, और फिर आप इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करते हैं और उसको फिल्टर कर लेते हैं, और सारे के सारा जो भी आपके पास मटेरियल या इनऑर्गेनिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं दे आर ट्रांसफर्ड इन द फिल्ट्रेट, और इस फिल्ट्रेट को आप स्टोर करते हैं किसी भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर, और वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो होती है दैट इज का वॉल्यूम आप मेकअप कर लेते हैं। आप लोगों को वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क दिखाई थी ना, और जो ये हम उन सैंपल्स के लिए करते हैं जिसके अंदर से हमने इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डिटरमिन करना होता है। उसमें से हम ऑर्गेनिक्स को रिमूव करने के लिए या ड्राई एचिंग करते हैं, या हम वेट डाइजेशन कर लेते हैं, या हम उसमें फ्यूजन कर सकते हैं। फ्यूजन किसी भी सोडियम कार्बोनेट के साथ या किसी भी और सॉलिड सॉल्ट के साथ जो है उसको हम फ्यूज करते हैं, तो वो कंपाउंड जो होता है वो सॉल्युबलाइज कर जाता है या सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाता है। और जो बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं उसके अंदर हमें, जैसे हमने देखा कि जनरली जो है हम उसको प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट, प्रोटीन रिमूव कर देंगे तो हम आपके पास जो है जो सॉल्युबल प्रोटीन्स को रिमूव करके मतलब है सीरम, या तो वो सीरम उनका बना लिया जाता है, उनको हम वो कर लेते हैं, सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं, उसके अंदर कोआगुलेंट्स को ऐड करके जो है वो प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट और दैट ऑफ द पीएफएफ प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट दैट इज एडिड, और उसको हम फिल्टर कर लेते हैं या हम उसको सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं और उसको हम फिर सेव कर लेते हैं इन द रेफ्रिजरेटर्स। प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट आर गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑफ द samples which are biological samples के लिए। प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट बनाए जाते हैं। बायोलॉजिकल सैंपल्स में हमें डाइजेशन या उसको ड्राई एशिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल हम उसको बायोलॉजिकल सैंपल लाइक दैट ऑफ दी, अगर आप यूरिन ले तो उसको आप सपोज 1 ml लेके उसमें 10 ml वाटर डाल दें, सिंपल उसकी डाइल्यूशन करेंगी, या उसका प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट उसमें हम कोई ऐसा रिएजेंट डाल देंगे जिससे जो है वो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड उसमें जो हम उसको स्टोर करने के लिए उसमें डाल देते हैं, और इस तरह से उसको हम प्रोटीन फ्री कर लेते हैं और इसको हम ऐड कर देते हैं। इस तरीके से हमारा सैंपल जो है दैट इज गोइंग टू बी प्रीपेयर्ड। अगर हमारे पास जो एनालाइट होता है वो ऑर्गेनिक इन नेचर है, तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग मेथड्स होते हैं दे कांट बी यूज है, ठीक है। उसके लिए हम इसको जो हमारा एनालाइट होगा उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट अवे फ्रॉम द सैंपल, और उसको हम डायलिसिस कर लेते हैं और इट इज डायलाइज्ड। वो एक मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो एक आप कहें कि मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो जाता है और द सैंपल डिसॉल्व इन एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट, ठीक है। जो हमारे पास ऑर्गेनिक सैंपल्स होंगे उनके लिए, इनऑर्गेनिक सैंपल्स के लिए हम ड्राई एशिंग और वेट डाइजेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक अगर वो नेचर में होगा तो हम उसके लिए सिंपल एक्सट्रैक्शन कर लेंगे या डायलिसिस कर लेंगे। अच्छा, जब हमारा सैंपल इज इन द सॉल्यूशन फॉर्म तो देन सॉल्यूशन की कंडीशंस जो होंगी उसको हम एडजस्ट कर लेंगे फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द एनालिसिस, that is the separation or the measurement steps. pH will have to be adjusted or reagent added to react with and mask the interferences from the other constituents। ये जो हमारा सैंपल है उसको उसके अंदर कोई ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो इंटरफेयर कर रहे हैं या इंटरफेरेंस कॉज कर रहे हैं, तो उसको मास्क करने के लिए हम एक खास किस्म का रिएजेंट जो है उसके अंदर ऐड करते हैं। एनालाइट may have to be reacted with a reagent to convert it to a
form suitable for the measurement or the separation. For example, जो colored products होंगे may be formed that will be measured by spectrometry. Organic samples को analysis अगर हम करेंगे visual spectroscopy से, उसके अंदर हम color produce कर लेंगे और उसकी हम ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करके उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे, या हम एनालाइट जो होगा उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे टू अ फॉर्म दैट कैन बी वोलेटिलाइज्ड। ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम गैस क्रोमेटोग्राफी में हम काम करते हैं उसके साथ, तो हमारे पास जो सैंपल है दैट शुड बी वोलेटिलाइज्ड है। तो अगर हमारा कोई मटेरियल जो है वो अगर वोलेटिलाइज नहीं होगा तो उसको हम डेरिवेटाइज कर लेंगे। तो इस तरह से हमें सैंपल की जो प्रिपरेशन है वो इस तरह से करनी होगी अकॉर्डिंग टू द use of that of the technique or the method which is going to be used for its analysis. जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होता है उसमें अगर हमने आयरन का एनालिसिस करना है तो देन आयरन दैट शुड बी प्रेजेंट इन द आयरन 3 फॉर्म। वाइल अगर हमने वॉल्यूमेट्रिक मेथड यूज करना है तो उसमें हम जो आयरन 3 होगा फर्स्ट इट इज कन्वर्टेड, उसके अंदर जो मेजरेबल फॉर्म होती है वॉल्यूमेट्रिक मेथड में इसका आयरन इज प्रेजेंट इन द आयरन 2 और इन द फेरस फॉर्म। तो अगर उसमें आयरन 3 भी प्रेजेंट है तो उसको पहले हम Fe2 में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उसको एनालाइज करेंगे। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो सैंपल के ऊपर जो स्टेप्स हैं दैट वी मस्ट हैव टू बी कंसीडर्ड। इसमें जो हमने सैंपल्स जो भी हमने प्रिपरेशन ऑफ द सैंपल के लिए जो रिएजेंट्स होंगे दे आर हाई प्योरिटी, हम उनको कहते हैं दे आर ऑफ द रिएजेंट ग्रेड केमिकल्स दैट विल बी यूज्ड। अगर हमें फिर भी श्योर नहीं है या हमारे पास जो है वी आर नॉट कंफर्म, तो हम एक सैंपल प्रिपेयर करते हैं व्हिच इज कॉल्ड एज द ब्लैंक सैंपल। It contains all the reagents which are going to be used or all the chemicals which are going to be used in which ratio or in which of the amount for your sample treatment। तो उसी रेशो में आप इसमें ऐड करते हैं सारे के सारे reagents which are so called of the reagent grade और उसको हम प्रोसेस करते हैं इन द सेम स्टेप्स और इन द सेम वे, एक्सेप्ट उसमें जो डिफरेंस होता है सैंपल की निस्बत, उसके अंदर से अब हम सैंपल की बजाय जो है वो डिस्टिल वाटर 10 ml ऐड कर देते हैं, दैट ऑफ द ब्लैंक सैंपल। या हमारे पास जितने भी रिएजेंट्स हम यूज करते हैं वो ऐड करते हैं और वाटर ऐड करके उसको प्रोसेस करते हैं जैसा हमने सैंपल की प्रिपरेशन की है, लेकिन हम उसके अंदर सैंपल ऐड नहीं करते। इट इज कॉल्ड एज दैट ऑफ द ब्लैंक सैंपल। ब्लैंक सैंपल जो होता है इसको हम सैंपल से पहले एनालाइज करते हैं, अगर इसके अंदर कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट्स आए तो वो इंडिकेट करते हैं वो ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट्स की कंसंट्रेशन व्हिच आर गोइंग टू बी कंट्रीब्यूट द कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट्स। तो इसको हम जो ब्लैंक की जो रीडिंग आती है दैट इज गोइंग टू बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सैंपल रीडिंग जो है। तो अगर सैंपल अगर आपके पास ब्लैंक के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं तो इट मींस कि जो आपके पास सैंपल के कंटेंट्स और ब्लैंक के सेम सेम है, तो इसका मतलब ये है कि आपके सैंपल के अंदर कोई खास कंसंट्रेशन वो पर्टिकुलर एलिमेंट की नहीं है दैट इज गोइंग टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय द रिएजेंट्स व्हिच आर इन यूज। सो दैट्स व्हाई ये आपका सैंपल जो होगा दैट विल बी इनवैलिडेटेड फॉर द एनालिसिस। तो ये छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, छोटी छोटी सी प्रिकॉशंस हैं जो कि एक एनालिटिकल केमिस्ट जो है आप अपने सैंपल जो है उसको आप प्रिपेयर करते हैं।
हो रहा है ना, तुम बिन के नाम से जो है ना, तो उसको कहो कि अपना इंसान का बच्चा बने और अपना नेम और एजी नंबर के साथ क्लास में ऐड हो। आप लोग थोड़ा सा तमीज रखा करें, अपना नेम और एजी नंबर। मैंने आज इसको एंटर नहीं होने देना क्लास में। मेरा नाम लिया, मैं बोल पैना। ਉਹਨੇ ਸਿਵਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। सिविल इंजीनियरिंग दी ब्रांच है। इस करें अपने अपने स्टूडेंट्स को कि ओनली एंटर इन क्लास विद योर नेम्स एंड एजी नंबर्स। ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो जो कमाल करके एंटर हो रहे हैं ना। तो मैंने अब इसको डिसअलाउ किया है। ये सारे स्टेप्स देखें कि हमें जो सैंपल सबसे पहले आपका ड्राई फॉर्म में होना चाहिए। उसके लिए आप ओवन यूज करेंगे। सैंपल को आपने एशिंग ड्राई ऐश बनाने के लिए उसको आप फर्नेस में हीट करोगे। सैंपल को वेट डाइजेस्ट करने के लिए आप उसको एसिड के साथ जो है वो ऐड करेंगे। एसिड के साथ हीट करोगे और फिर उसको आपने वॉल्यूम मेकअप कर लोगे फिल्टर करने के बाद। बायोलॉजिकल सैंपल्स को आप प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट बनाओगे। इस तो बाद और जब भी आपने देखना है कि आपके पास जो एनालाइट है उसके लिए आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, आप उसके लिए जो है आपके पास वो सपोज जैसे हमने आयरन की एग्जांपल दी है कि ग्रेविमेट्रिक में ये Fe3 की फॉर्म में एनालाइज हो सकता है, लेकिन ये वॉल्यूमेट्रिक मेथड में इसको Fe2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ये एनालाइज हो सकेगा। और जब भी हम कोई भी एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो देन वी मेक यूज ऑफ द ब्लैंक, या हम उसको जो भी हमारे रिएजेंट ब्लैंक ही होता है, जितने भी रिएजेंट यूज करते हैं उसमें हम सैंपल की जगह पे डिस्टिल वाटर डाल के उसको हम ट्रीट करते हैं और उसको हम सैंपल के अंदर जो है उसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए पहले ब्लैंक की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं, और अगर वहां पे कोई भी ट्रेस कॉन्सिस्टेंट्स आए तो उसको हम माइनस कर देते हैं सैंपल में से। तो दैट्स व्हाई अगर हमारे पास बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन आए ब्लैंक के अंदर तो वो ब्लैंक जो होगा तो वो सैंपल हमारा जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। हमें दोबारा से अपना सैंपल प्रिपेयर करने ਕਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ PDF ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ स्टेप देखना है, दैट इज द परफॉर्मिंग नेसेसरी केमिकल सेपरेशंस। अब इसमें हमने पहले बताया कि कोई ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारे सैंपल में ड्यूरिंग एनालिसिस इंटरफेयर करें तो हमें उसमें जो हमें मेजरमेंट की सिलेक्टिविटी को प्रूफ करने के लिए या प्रोवाइड करने के लिए या हमें अपने एनालाइट को प्री कंसंट्रेट करने के लिए हमें मोर सेंसिटिव या एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए हम एनालिसिस को एनालिस्ट जो होता है दे मस्ट परफॉर्म वन और द मोर सेपरेशन स्टेप्स जो है, ठीक है, कि इंटरफेरेंसेस उसमें कम से कम हो जाए और हमारे पास जितने भी हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो मोर सेंसिटिव रिजल्ट्स हम प्रूफ कर सकें एनालिस्ट जो है। और उसमें ये जो सेपरेशन स्टेप्स हैं या जो भी हम मेथड यूज कर सकते हैं दैट आर द प्रेसिपिटेशन, एक्सट्रैक्शन with the help of immiscible two immiscible solvents, chromatography, dialysis and distillation। डिस्टिलेशन का आपने आप नाम सुना होगा कि जब हम एक सब्सटेंस को जैसे सैंपल को जब हम हीट करके कंडेंस करते हैं तो वो कूल होने के बाद जब हम उसको कलेक्ट करते हैं तो दैट इज द डिस्टिलेशन प्रोसेस,
प्रेसिपिटेशन में हम इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट सम ऑफ द प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट्स के साथ उसको हम इन्ने बड़ा प्रेसिपिटेट डाउन कर लेते हैं और एक्सट्रैक्शन जो होती है उसके अंदर हमारे पास जो है वो सेपरेशन स्टेप्स हैं हमारे पास जो है जो हम इसमें नेसेसरी केमिकल सेपरेशंस जो भी इंटरफेयरिंग एजेंट्स होते हैं सैंपल के अंदर जो है दे कैन बी सेपरेटेड बाय द हेल्प ऑफ प्रेसिपिटेशन एक्सट्रैक्शन बाय द टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स क्रोमेटोग्राफी डायलिसिस में मैंने आपको बताया कि वो एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन में कुछ सॉल्वेंट्स को यूज करते हुए जो उनके वो उस मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो मूव हो जाते हैं और सेपरेट हम उसको कर लेते हैं जो इंटरफेयरिंग एलिमेंट्स होते हैं और डिस्टिलेशन का प्रोसेस जो होता है उसके साथ हम जो इंटरफेयरिंग होंगे तो तब हम ये स्टेप्स अप्लाई करेंगे देन योर सैंपल दैट विल बी रेडी। अच्छा अब इसमें नेक्स्ट जो आपके पास सेकंड लास्ट जो वेरिएबल है एनालिटिकल प्रोसीजर का दैट इज द परफॉर्मिंग द मेजरमेंट कि हमने एनालिसिस को हाउ we have to carry it out by which method that is implied to analyze that of the actual जो quantitative measurement जो है that is हमारे पास जो है जो भी मेथड हम इम्प्लॉय करते हैं जो भी मेथड हम यूज करते हैं इट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है ठीक है उसके अंदर जो है some methods that is the जो भी फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे हमने ये डिसाइड करना है कि which tool which method that is can be employed for the specific measurement so many available जो techniques जो हैं they vary in the amount of that of the you can say that कि उसकी selectivity sensitivity और उसकी जो है जो भी हमारे पास जो है amount of analyte which is present उसकी accuracy precision हमें कितनी required है तो ये many available जो methods हैं they possess जो है varying degrees of that of the selectivity है उसमें सेंसिटिविटी है एक्यूरेसी और प्रिसीजन है उसकी कॉस्ट है उस मेथड की उसकी रैपिडिटी है कितना रैपिड वो एनालिसिस जो है वो परफॉर्म हो सकता है तो इस तरह से हमारे पास यू कैन से दैट कि जो हमने कोई भी एनालिसिस परफॉर्म करना है हमने सैंपल प्रिपेयर कर दिया है अब हमने उसके लिए कौन सा मेथड यूज करना है तो हमने ये देखना है कि कितनी हमें सेंसिटिविटी रिक्वायर्ड है एक्यूरेसी और प्रिसीजन रिक्वायर्ड है तो हम उसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे तो हर एक मेथड जो है वो वेरी करता है इन द डिग्री ऑफ इट्स सिलेक्टिविटी ये हर मेथड आपको बताया था कि उसकी अपनी एक सेंसिटिविटी है उसकी अपनी सिलेक्टिविटी है दैट मेथड हाउ मच एक्यूरेट और प्रिसाइज उस मेथड की कॉस्ट क्या है एक टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे उस पर हमारा कितना खर्चा आएगा 20 रुपए आएंगे 30 रुपए आएंगे या 1000 रुपए आएगा तो हमने तो वो यूज करना है ना तो इन सारे फैक्टर्स को एंड रैपिडिटी कितना तेज वो हमें रिजल्ट कितने देर के बाद हमें रिजल्ट मिल जाएगा ठीक है ये सारे के सारे हर एक जो टेक्निक्स होते हैं दे वेरी इन देयर दीज पैरामीटर्स सिलेक्टिविटी है सेंसिटिविटी है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन है उनकी कॉस्ट है और उनकी रैपिडिटी है अब इसमें जो भी हमने मेजरमेंट परफॉर्म करनी है इसके लिए हमारे पास सपोज करें हमारे पास जो एनालिसिस के डिफरेंट वेज हैं उसमें से कुछ हैं क्लासिकल मेथड्स कुछ हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स
जो क्लासिकल मेथड्स हैं दे इंक्लूड दैट ऑफ द ग्रेविमेट्रिक मेथड ऑफ एनालिसिस, और जो दूसरा मेथड है दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक मेथड ऑफ एनालिसिस। अब हम इसमें देखते हैं कि ग्रेविमेट्रिक मेथड ऑफ एनालिसिस क्या होता है। ग्रेविमेट्रिक मेथड ऑफ एनालिसिस के अंदर this method involves the selective precipitation or the selective separation of the analyte by precipitation followed by the non-selective measurement of the mass of the precipitate। ये आप लोगों के सेक्शंस ने ये जो सल्फेट की एस्टिमेशन का प्रैक्टिकल प्रोसीजर आपने ऑप्ट किया था, that was based upon the gravimetric method of analysis. If you recall your memory, so you can understand that कि जो वॉल्यूमेट्रिक मेथड ऑफ एनालिसिस था उसके अंदर आपने बेरियम क्लोराइड यूज किया था to precipitate down sulfate in the sample that was converted into the barium sulfate। फिर आपने वो बेरियम सल्फेट को आपने सेपरेट कर लिया, फिल्टर आउट कर लिया, और फिर आपने उसका वेट जो है वो मेजर कर लिया। अब इसमें आपने किस तरह से परफॉर्म किया कि जो आपने इसमें कैलकुलेशंस किस तरह से की। सपोज कि आपके पास जो बेरियम सल्फेट है, या आगे जाके सिल्वर क्लोराइड की एग्जांपल के साथ हम दिया हुआ है कि ये इसका रिलेटिव मेथड है। ये अच्छा चलिए अभी इधर नहीं कराती, ये बाद में कराएंगे। अच्छा, अभी जो ग्रेविमेट्रिक मेथड होता है इट इन्वॉल्व्स द सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन of the analyte by precipitation। प्रेसिपिटेशन कब होगी? जब हम उसके अंदर प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालेंगे। सल्फेट के लिए प्रेसिपिटेटिंग एजेंट क्या था? बेरियम क्लोराइड, जिसने बेरियम ने रिएक्ट किया सल्फेट के साथ और उसने बेरियम सल्फेट बना दिया, तो आपने उसमें से सल्फेट की एस्टिमेशन कर ली। अब जो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक मेथड ऑफ एनालिसिस होता है, ये सारे आप लोग नोट डाउन कर लेना है, आप अपने नोट्स बनाते जाएं। वॉल्यूमेट्रिक मेथड ऑफ एनालिसिस हम यूज कर सकते हैं, ये भी एक क्लासिकल मेथड है, पुराना मेथड है। इसमें एनालाइट जो होता है आप उसमें देखते हैं कि इसमें हम वॉल्यूमेट्रिक में एक एनालाइट जो है वो रिएक्ट करता है विद द मेजर्ड वॉल्यूम, कि हम उसका 10 ml ले लेते हैं। सपोज करें हम उसके 10 ml लिए, उसने एक रिएजेंट ऑफ द नोन कंसंट्रेशन जिसको हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ उसका रिएक्शन करवाते हैं, और उसके अंदर फिर हम देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम यूज हुआ है, कि आपके पास एंड पॉइंट आ गया, या आपने इस प्रोसेस के अंदर, इस टाइट्रेशन के अंदर आपको चेंज आ गया, आपको कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन की इंडिकेशन हो गई बाय सम ऑफ द फिजिकल और द केमिकल प्रॉपर्टी, सिग्नल्स आपको मिल गए जो है ना। तो इंडिकेटर आपको सिग्नल्स देते हैं, आपको ये अश्योर कराते हैं कि आपका जो भी रेशो के मुताबिक जो है वो दोनों के दरमियान में रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे एसिड या बेस की क्वांटिटी जो है वो नहीं है, तो अब इसमें जो कलर चेंज आपको इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरह से आप वॉल्यूमेट्रिक मेथड ऑफ एनालिसिस जो होता है उसको आप परफॉर्म करते हो। अब इसमें जो ग्रेविमेट्रिक मेथड ऑफ एनालिसिस और वॉल्यूमेट्रिक मेथड जो है वो दोनों हमें रिजल्ट्स देते हैं विच आर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज टू अ फ्यू पार्ट्स पर थाउजेंड्स। मतलब है 10% या बेटर रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन वो हमें relatively जो है ना वो large quantities of the analytes required होती हैं and are well suited for the measurement of the major constituents। यानी कि सैंपल के अंदर जो major constituents को डिटरमिन करने के लिए हम वॉल्यूमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक मेथड ऑफ एनालिसिस यूज कर सकते हैं। while जो वॉल्यूमेट्रिक मेथड होता है इट इज मोर रैपिड देन द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, और इसको हम प्रेफर करते हैं व्हेन एप्लीकेबल जो है, ठीक है। इट इज मोर रैपिड देन द ग्रेविमेट्रिक मेथड। और लेकिन हम उसमें जब मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डिटरमिन करना होता है तो तब हमारे पास जो है ये दोनों जो क्लासिकल मेथड्स हैं दे आर मोर एप्लीकेबल। और जब हमारे पास जो एनालाइट्स हैं वो
कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो तो तब हम इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस यूज करते हैं. They are more sensitive. उसमें low concentrations of the analytes there can be determined. They are instrumental methods. They are based on the measurement of the physical property of the sample. अब हमने देखा था ना एक्सरे फ्लोरेसेंस के अंदर हमने जो सैंपल के अंदर से एक्सरेज जनरेट होती हैं उनको हम मेजर कर लेते हैं कि कितनी इंटेंसिटी की एक्सरेज, किस वेवलेंथ की एक्सरेज जो है वो प्रोड्यूस हुई है. वो एक्सरेज हमें बताती हैं कि सैंपल के अंदर लेड प्रेजेंट है, क्रोमियम प्रेजेंट है, कोबाल्ट प्रेजेंट है. तो कुछ भी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स, अ लिस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स जो है उसके अंदर कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हैं जिसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इंटरैक्शन विद मैटर जो होता है दैट इज मेजर्ड. और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं दे आर द अल्ट्रावायलेट, यूवी और इंफ्रारेड. इसी तरह से एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है जिसके अंदर एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन हम देखते हैं. मास स्पेक्ट्रोमेट्री जिसका मैंने आपको पीछे एक इंट्रोडक्शन दिया था. एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी फ्लोरेसेंस होती है, एब्जॉर्प्शन होती है. इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड्स होते हैं लाइक द इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड्स और पोटेंशियोमेट्री और वोल्टामेट्री. और क्रोमेटोग्राफी में लिक्विड, गैस की एग्जांपल्स हैं, रेडियो केमिस्ट्री है. जो हमारे पास इलेक्ट्रो ये होते हैं ना इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स दे आर मोर रैपिड. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑन किया, सैंपल रन किया, चलो जी हमारे पास एनालिसिस मिल गया. लेकिन उसमें भी हमें सैंपल प्रिपरेशन और हर चीज को सेट करने में टाइम लगता है, मेथड की कैलिब्रेशन में, वैलिडेशन में. इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स जो होती हैं दे आर मोर सेंसिटिव. मतलब है अगर कम क्वांटिटी में कोई कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे तो हम वो क्लासिकल मेथड से नहीं फाइंड आउट किए जा सकेंगे, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंटल मेथड से हम उसको determine कर सकेंगे. They are more gen sensitive and the selective than the classical techniques, but they are less precise. ये सुबह की क्लास में एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था, मुझे बड़ी खुशी हुई कि they are less precise. मतलब है कि वो उनके अंदर इतनी प्रिसीजन नहीं होती. हमें उसमें बहुत सारे फैक्टर्स को, सारे के सारे वेरिएबल जो इंस्ट्रूमेंट को चलाने में यूज हो रहे होते हैं उनको फिक्स करना पड़ता है. The order of the 1% or so, so they are usually the more rapid. और sometimes वो ऑटोमेटेड भी होते हैं. और मोर देन वन एनालाइट्स को हम एक ही टाइम पे जो आईसीपी होता है उसके अंदर हम इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा टेक्निक के अंदर हम 70 एलिमेंट्स जो होते हैं उसको साइमल्टेनियसली हम डिटरमिन कर लेते हैं. और जो हमारे पास जो है जो क्रोमेटोग्राफी होती है दैट इज आल्सो वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक जिसके अंदर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स मिक्सचर जो होते हैं ना उनको सेपरेट कर लेते हैं. दे परफॉर्म द सेपरेशन एंड मेजरमेंट स्टेप. ठीक है, वो सेपरेट भी करते हैं कंपोनेंट्स को मिक्सचर में से और मेजरमेंट स्टेप्स भी करते हैं साइमल्टेनियसली. कॉन्टिन्यूएंट उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर सेपरेटेड एज दे आर वॉश्ड डाउन. एल्यूटेड उसमें था ना एल्यूशन टाइम हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट का डिफरेंट होता है. और जब वो पास करते हैं कॉलम ऑफ द एप्रोप्रिएट मटेरियल दैट इंटरैक्ट्स विद द एनालाइट टू वेरिंग डिग्री. तो जो डिफरेंट एनालाइट्स होते हैं उसका इंटरैक्शन का टाइम जो होता है वो उस कॉलम के साथ डिफरेंट होता है, इसलिए वो डिफरेंट टाइम्स पे सैंपल से इमर्ज होते हैं, कॉलम से निकलते हैं. तो उसको जो डिटेक्टर है जैसे जैसे निकलते जाते हैं वैसे वैसे जो है उसको जो डिटेक्टर होता है उसकी एक सिग्नल, एक ट्रांसिएंट पीक सिग्नल प्रोड्यूस करता है जो कि हमें ये बताता है कि जिससे हम सेंस कर लेते हैं. the analytes are sensed with the appropriate detector when they come out from the column to give a transient peak signal in the proportional to that of the amount of the analyte. तो जितनी बड़ी पीक होगी इसका मतलब है उतनी ही उसकी कंसंट्रेशन जो होगी that will be greater. तो इस तरह से क्रोमेटोग्राफी को हम यूज कर सकते हैं for the separation and the determination of that of the quantitative analysis के लिए. और उसको हम qualitative and quantitative जो है हम उसको दोनों के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं by the help of the column chromatography. और हम इसमें जो है ना वो
गैस क्रोमेटोग्राफी के साथ। यानी कि ये मैंने इसका मोटा मोटा आपको वर्किंग प्रिंसिपल बताया है क्रोमेटोग्राफी का। अब आपके पास इस बुक में जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स लिखी हुई हैं, जिनके मैंने आपको नेम्स लिए हैं, उनकी सेंसिटिविटीज हैं, उनकी वर्किंग रेंज है कि आप उसके अंदर जो है उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है, मीडियम है, फास्ट है, पुअर है। तो ये इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जनरली आप सिर्फ एक कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसमें जो है हम जो क्लासिकल मेथड से उसका जो है ना वो कंपैरिजन किया हुआ है, तो आपके सिर्फ नॉलेज के लिए आप इसको देख लें। और दूसरा जो है इसमें सिलेक्शन ऑफ अ टेक्निक, कि हमने कौन सा मेथड यूज करना है, कौन सी एनालिटिकल टेक्निक यूज करनी है, इट विल डिपेंड अपॉन दैट कि जो भी आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट कौन सा है, या आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कौन सा है, या आपके पास जो है जो एक एनालिस्ट है, मतलब है अगर मैं एक्सपर्ट हूँ तो मैं ये जज कर सकती हूँ कि अगर ये मेटल कंटेंट्स हैं, ये एक्सरे फ्लोरेसेंस की निस्बत जो है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन से इसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तो देन प्रेफरेंस ऑफ एनालिस्ट जो है ये वो डिसाइड कर सकता है कि विच मेथड दैट हैव टू बी यूज्ड। तो इसमें आप देखें कि जो अब हमने देखे कि जो हमने मुख्तलिफ मेथड से एनालिसिस किया, उसके अंदर जो वेरियस मेथड्स हैं वो मेथड्स जो हैं दे कैन बी एब्सोल्यूट और दे कैन बी द रिलेटिव मेथड। जो हमने उनकी कैलकुलेशंस करनी है रिजल्ट्स की जो है ना, दैट कैन बी द एब्सोल्यूट मेथड और द रिलेटिव मेथड जो है। ठीक है, अब इसमें जो एब्सोल्यूट मेथड है, ये जो मैंने पीछे कैलकुलेशंस आप लोगों को करवाई थी कि आप लोगों ने देखा था कि जो बेरियम क्लोराइड या ग्रेविमेट्रिक मेथड ऑफ एनालिसिस में जब आपने क्लास में आपको कैलकुलेशंस करवाई थी कि जो आपके पास बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स बन गए, आपने उन प्रेसिपिटेट्स का वेट कर लिया, बस ये आपको मैं आपके 2-3 मिनट्स ही लूंगी, फिर आप ये सेक्शन वाले लीव कर जाइए कि बस मैंने इतना ही पढ़ाना आप लोगों को। ये जो एब्सोल्यूट मेथड है, एब्सोल्यूट मेथड में आप लोगों ने जैसे बेरियम सल्फेट था, तो इसमें हम ऐसे कैलकुलेशंस करते हैं कि जो स्टैंडर्ड जो एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट होता है उसके थ्रू, कि बेरियम सल्फेट के अंदर कितना सल्फेट प्रेजेंट है, कि उसका एटॉमिक वेट ऑफ दी आप मोलेकुलर वेट ऑफ बेरियम सल्फेट जो होगा उसके साथ जब सल्फेट के वेट को मॉलिक्यूलर वेट को आप डिवाइड कर दोगे, मतलब 96 डिवाइडेड बाय 210 के जो भी उसका मॉलिक्यूलर वेट बनता है, तो दैट विल टेल यू दैट ऑफ द अमाउंट ऑफ द सल्फेट प्रेजेंट इन द सैंपल। इट इज कॉल्ड एज दैट ऑफ। इस तरह की जो कैलकुलेशंस होते हैं आपकी बुक में जो है वो प्रेसिपिटेट्स ऑफ द सिल्वर क्लोराइड्स जब बनते हैं बाय दैट प्रेसिपिटेशन मेथड या ग्रेविमेट्रिक मेथड से, तो आप उसमें से सिल्वर क्लोराइड में क्लोराइड की कंसंट्रेशन यूनिट रूल के थ्रू जो है आप पता कर लेते हैं कि अगर ये सिल्वर क्लोराइड का वेट जो है वो 143.32 के अंदर क्लोराइड इतना है 35.453, तो आपके पास जो सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स आए वो 2 ग्राम उनका वे आया, उसके अंदर क्लोराइड कितना होगा। तो दिस मेथड इज कॉल्ड एज दैट ऑफ द एब्सोल्यूट मेथड। ठीक है, तो ये जो ग्रेविमेट्रिक मेथड होता है उसके अंदर जो कैलकुलेशंस होती हैं दैट आर बेस्ड अपॉन दी एब्सोल्यूट मेथड से। और जो आपके पास जो है वॉल्यूमेट्रिक मेथड ऑफ एनालिसिस होता है उसके अंदर जो है वो टाइट्रीमेट्रिक मेथड ऑफ एनालिसिस के अंदर जो है हम ये क्या करते हैं कि उसमें हम एनालाइट जो होता है उसको रिएक्ट करवाते हैं विद द सॉल्यूशन ऑफ द रिएजेंट ऑफ द नोन कंसंट्रेशन। जैसे HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा 1:1 रेशियो में। ठीक है, अब इसमें हमने जो वॉल्यूमेट्रिक मेथड आपने एक टाइट्रेशन परफॉर्म की थी, तो उसके अंदर आपने देखा था कि एसिड बेस्ड रिएक्शन में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर सपोज करें डिटरमिन करना है उसमें, या आपने उसको HCl की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आप 10 ml लेते हो HCl का कोनिकल फ्लास्क के अंदर, उसको आपने 0.1 या 0.01 मोलर जो है वो बना लेते हो, फिर आप C1V1 over N1 डिवाइडेड बाय सॉरी M1V1 over N1 is equal to M2V2 over N2 वाला फॉर्मूला लगाते हो, तो इस तरह से आप उसकी कंसंट्रेशन को मेजर कर लेते हो। तो आप इसमें जो है कंसंट्रेशन
मतलब है ये जो तरीका होता है उसमें आपको पहले पता होना चाहिए कि उसमें जो आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसके कितने जो मोल्स होंगे वो रिएक्ट करेंगे विद द एनालाइट, सो दैट्स व्हाई ये आपके पास जो होता है दैट इज द रिलेटिव मेथड जो है, ठीक है। ये आपके पास जो है जिसमें हम कंपेयर करते हैं, रिक्वायर द रिलेटिव इन दैट दे रिक्वायर द कंपैरिजन अगेंस्ट सम सॉल्यूशन ऑफ दैट ऑफ द नोन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये आपके पास जो है मतलब कहने का ये है कि जो आपके पास volumetric method of analysis that is termed as that of the relative method, उसके में आपके पास जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो उसका आप फाइंड आउट कर लेते हो बाय comparing with that of the by relativeness of that of the sum of the required sum comparison against that of the sum of the standard solution of that of the known concentration, तो इसको हम रिलेटिव मेथड का। अब ए सेक्शन वाले जो है वो चले गए, अब उनका टाइम पूरा हो गया है, जो थोड़ा वो लेट आए थे क्लास उनकी मैंने स्टार्ट की थी। तो बी सेक्शन वाले यू स्टे, मैं आपको